आज की केस स्टडी में बात करने वाले हैं कैसे ओयो जो कि बैंकरप्ट होने वाला था आज इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में से एक बन गया है। रितेश अग्रवाल जो कि इंडिया के स्टार्टअप कल्चर के पोस्टर बॉय थे, यंगेस्ट बिलियनियर थे, हर जगह उनको तारीफ मिल रही थी। ऐसा क्या होता है कि हर जगह उनको गालियां सुनने को मिलती है, उनके ऊपर बहुत सारी एफआईआर हो जाती है और फिर वो अपनी कंपनी में अपना खुद का पैसा डाल के अपनी कंपनी को रिवाइव करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं एमबीए कर रहा था तो उस टाइम पे ये कंपनी के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त प्लेस हुए थे और ये प्योर मार्केटिंग कंपनी जैसी मुझे लग रही थी। मेरी एजेंसी चल रही थी, मुझे मार्केटिंग समझ में आती थी और ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल था। ये होटल ओनर्स के पास जाते थे, उनको कहते थे आप हमारे साथ में जुड़ जाओ, हम हर सेल के ऊपर 20 से 30% कमीशन लेंगे, इन रिटर्न आपको बहुत सारा कस्टमर लाके देंगे। आपको बस ये कुछ हाइजीन स्टेप है जिसको फॉलो करना है। ये एक तरह का ऊबर वाला मॉडल था जो कि होटल इंडस्ट्री के अंदर आ रहा था और मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से तो प्योर मार्केटिंग प्ले इनके लिए काम कर रहा था। स्टार्टिंग के अंदर ना इन्होंने एक सिंपल सी अप्रोच रखी। इन्होंने ऐसे होटल्स पकड़े जिनके पास में ज्यादा इन्वेंट्री थी बट वो भरती नहीं थी, मतलब ज्यादा होटल रूम थे बट वो खाली रहते थे। इनकी मार्केट रिसर्च के हिसाब से लगता था कि यार यहाँ पर तो अच्छा खासा ट्रैफिक है, अगर हम ढंग से मार्केटिंग करेंगे तो हम आराम से इनके होटल को भर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन होटल वालों को कहा कि ठीक है हम तुमको मिनिमम गारंटी देते हैं, मिनिमम महीने का इतना काम तो देंगे ही, अगर नहीं दिया तो हम जेब से आपको पैसा देंगे। और यही रीजन था इनके बिजनेस को स्केल करने का। 18,000 से ज्यादा होटल्स के साथ में इन्होंने टाइप कर लिया था। सॉफ्ट बैंक की बैकिंग थी। ऐसा लगता था सॉफ्ट बैंक वालों ने रितेश जी को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई तू कुछ कर, हम तेरे को पीछे से बैक कर रहे हैं, कंपनी पैसे जला रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक्सपेंशन चाहिए किसी भी हाल के अंदर। और इन्होंने इंडिया के अलावा बाहर भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। 2019 आते आते ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन नेटवर्क बन गया था, जिनके पास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स थे। $10 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी थी इनकी। अब दूर से देखा जाए तो बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया लगता है ना कि भाई क्या बढ़िया चीज है, जेब से पैसा लगाना नहीं, इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, एक्सपैंड करना है और आप हर सेल के ऊपर कमीशन के ऊपर ग्रो करे जा रहे हो। इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। बट यहां पर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि था इंसेंटिव मिसमैच। अब देखो स्टार्टिंग जब इन्होंने करी तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। जिस रेट पे जिस क्वालिटी के होटल्स दे रहे थे मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं थे, इनके पास इन्वेंट्री भी कम थी, कम होटल्स के साथ में टाई अप होने के चक्कर में कि ज्यादा बेटर कंट्रोल कर पाते थे। अब एक्सपेंशन के चक्कर में इन्होंने एक ही लोकेलिटी के अंदर 10-10 15-15 होटल के साथ में टाई अप कर लिया। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को सुधारने के लिए, क्योंकि दूर से दिखाई दे रहा है 20-25% बन रहा है बट आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ रहा था, ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स रन करते थे। मतलब आपको 450 रुपए में डील मिल रही है, जहाँ पे होटल रूम 450 रुपए में मिल रहा है, ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, ये भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेब से पैसा लग रहा था और वो जेब से पैसा कौन भुगतेगा? होटल वाला। अब इस कहानी को समझो, आप एक हो होटल ओनर, आप आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, ओयो आपकी जिंदगी में आता है और आपको एक ड्रीम सपना दिखाता है कि आपको भाई इतना बिजनेस देंगे, आपका होटल पूरा पूरा भर देंगे, और वो करता भी है। अब आप होटल भरने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हो और आपको ऐसा लगता है आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब इन्होंने कमिट किया होता है 20 से 30% आपसे कमीशन लेंगे, आपको लगता है 70% बच रहा है, 20-30% खर्चे है, 20-30% मेरे पास में बच जाएगा खुलेआम। बट साल के एंड में जब आप अपने बैलेंस शीट चेक करते हो ना तो आपको पता लगता है यार एक्चुअली प्रॉफिट नहीं, ये तो लॉस हो गया है। जो हमने सोचा था 20-30% हमको देना है, एक्चुअली हम 50% दे रहे हैं, जहां पर हम कुछ हिडन चार्जेस दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस, विजिबिलिटी बूस्ट टाइप की चीजें, जिसको हमने शायद माना भी नहीं था अपने एग्रीमेंट के अंदर। इन्होंने अपनी ऐप के अंदर अपडेट लेके आए थे, वहां पे एग्री का बटन था, हमने उसको एग्री कर दिया बिना पढ़े और हमारे लिए वो चीज अप्लाई हो गई। तो यहाँ पे एज अ होटल ओनर आप क्या करोगे? आपका इंसेंटिव मिसमैच हो गया ना। आपने सोचा था आप इतना पैसा कमाओगे पर एक्चुअली शायद आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, लॉस कर रहे हो। तो आप करोगे कॉस्ट कटिंग, और यही होने लगा मास स्केल के ऊपर ओयो के साथ में। जहां पर जो होटल ओनर्स थे वो उस लेवल की सफाई नहीं करते थे, कभी गद्दे साफ नहीं होते थे, कभी वॉशरूम लीकिंग होता था, कभी बाथरूम में टॉवल नहीं होता था, कभी ब्रेकफास्ट में आपको लिमिटेड चीजें मिलती थी। सिंपल सी बात है, जब भी इंसेंटिव मिसमैच आएगा किसी भी बिजनेस के अंदर, जो बंदा जितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा। सर्विस क्वालिटी लूप में बिजनेस फंसेगा ही फंसेगा, मतलब क्वालिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब एज अ कस्टमर सोचो, आपको एक जगह जाना था, उसके लिए आपको एक रूम चाहिए था, आपने गूगल पे सर्च मारा, आपको ओयो ने ऐड दिखाई, आपने क्लिक किया, आपने वो रूम बुक किया। जब आप रूम पे गए तो जो आपको फोटोज दिखाई गई थी बहुत सुंदर, वैसे आपको रूम्स देखने को नहीं मिले। अब देखते हो आप बेड गंदा है, आप देखते हो अंदर बाथरूम में लीकेज आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप स्टाफ को कॉल करोगे कि भाई देखो क्या है। वो कहेगा भाई ये जो फोटोज है तो पुरानी फोटोज है, हम तो अब ऐसे ही है। और आप क्या करोगे? आप ओयो को कंप्लेन डालोगे।
अब ओयो की कंप्लेन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तब तक आपकी ट्रिप पूरी हो जाएगी। हो सकता है शायद आपको रिफंड भी दे दे ओयो, बट एज अ कस्टमर आपको चीटेड, बिट्रेड फील होगा। अगर एक बैचलर ट्रैवल कर रहा है, उसको ऊपर नीचे चीजें मिल रही है, रिफंड मिल रहा है, शायद वो खुश हो जाएगा। बट अगर एक फैमिली पर्सन या फिर किसी काम से आप गए हो और आपके रूम के अंदर स्मेल आ रही है, इसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। शायद 2017-18 के आसपास की बात है। मैं लखनऊ गया था, तो लखनऊ में मैंने ऐप से ओयो बुक करा लिया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो कहते हैं भाई हम ओयो पे तो लिस्टेड ही नहीं है। मैं कहा भाई ऐप पे तो दिखा रहा है, मैंने तो पैसे भी दे दिए है। अब वहां जाके वो कहते हैं भाई देखो हम तो पहले से हट चुके हैं। ये बात है सुबह 7 साढ़े 7 बजे की। अब मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे अपना बैग लेके ओयो वाले बंदे से लड़ूं, कस्टमर केयर पे टिकट रेस करूं, या फिर उसी होटल के अंदर चला जाऊं या कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढूं। ऑल्दो मेरे पैसे वापसी आ गए थे, मैं उस होटल में नहीं रुका, किसी और होटल में रुका, बट कितना बड़ा सर्विस मिसमैच था। और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों की गलती नहीं है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो ब्रांड एग्जिस्ट करता है, इसलिए उन्होंने बुकिंग ले ली। ब्रांड के हिसाब से प्लेटफॉर्म उनको पैसे कमा के नहीं दे रहा और उनको वायबल नहीं लग रहा। और शायद वही लास्ट टाइम था, उसके बाद से आज तक मैंने कभी ओयो बुक ही नहीं कराया। मेरा सीधा सा स्टैंडर्ड हो गया कि भाई डंकाई होटल, ब्रांडेड होटल ही बुक कराना है, मेरे को ओयो ओयो में नहीं जाना। ऑल दो मुझे पता है पिछले कुछ टाइम से ओयो का एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है, बट मैं रिस्क लेता ही नहीं हूं। अब एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरा ओयो में ट्रस्ट चला गया। मेरे 10 बंदों को और बताया कि भाई मेरे साथ ये एक्सपीरियंस था, भाई बच के रहो, फैमिली के साथ जाते हो तो मत जाया करो, इट्स बेटर। अब जब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, जब बहुत सारे अनहैप्पी कस्टमर्स बढ़ते चले गए, तो ओयो का सीधा सा लॉजिक था उनकी सेल नीचे जानी थी। अब ओयो वाले यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ होटल्स बढ़ाने लग जाएंगे। और नंबर ऑफ होटल से क्या होगा, उनको लगता है भाई ये होटल बेकार है, नए वाला होटल पकड़ लेते हैं। जो पुराना होटल था वो हमारे से 6 महीने जुड़ा, 6 महीने तो उसने ढंग से काम किया, लास्ट के 2 महीने में उसको लगा कि भाई ये बिजनेस नहीं बन रहा, उसने हमारे साथ में हरकतें करनी शुरू कर दी। इट्स बेटर उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, अब नया होटल पकड़ लेते हैं। बट जब ये चीज सामने आई ना, तो पता लगा 700 से 800 होटल्स ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। वो हड़तालों पे आ गए हैं, न्यूज चैनल में उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, और ओयो के बारे में हर जगह पे नेगेटिव खबरें ही चल रही थी उस टाइम पे। यहाँ पे मिनिमम गारंटी और जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच था वो तो एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सीसीआई के पास जाके ओयो के ऊपर कंप्लेन लिखवाई। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ने फ्रॉड के चलते एफआईआर फाइल करी रितेश जी के ऊपर। इस टाइम पे ओयो का एक ही स्टांस था, उनका कहना था कि भाई जितने भी लोग शोर मचा रहे हैं ना, ये 1% है खाली, और 1% हमारे लिए अनरिग्रेटेबल चर्न है। इसका मतलब अगर ये कस्टमर छोड़ के भी चले जाते हैं ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं इनफैक्ट ऐसे लोग हमको छोड़ के जाए। मेरे हिसाब से पीआर वालों ने बोला था कि 1% है, शायद ये नंबर 10% का होगा। और अगर मैं पार्टनर चर्न कोहर्ट बनाता हूं तो शायद ये नंबर 5% पे दिखाई दे दूर से, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है ना। एक रेस्टोरेंट वाला आ जाता है, और जब वो जाता है उससे पहले एक और आ चुका होता है, जब वो जाता है उससे पहले एक और आ चुका होता है, तो ये नंबर शायद कम हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर उन्होंने ये वाला कोहर्ट को पहले स्टडी किया होता तो शायद उनको ये चीज पहले पता लग जाती कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। हर एक बिजनेस के लिए ना अपना बिजनेस कस्टमर कोहर्ट चेक करना बहुत जरूरी है, कि आपके पास में जो कस्टमर आता है वो कितने टाइम तक रिटेन रहता है, अगर वो दोबारा परचेज करता है तो कब करता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपकी ऑफलाइन दुकान है तो कितने टाइम बाद विजिट करता रहता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हो ना, तो आपको पता लगता है कि आपके सिस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे बार बार नहीं आ रहा, आपके ऑफलाइन स्टोर पे नहीं आ रहा, मतलब उसका पहला एक्सपीरियंस खराब था। अगर पार्टनर कॉन्स्टेंटली इनको छोड़ के जा रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी। रिसर्च करते हुए मुझे एक स्टोरी पता लगी, जहां पर एक होटल ओनर थे जिनके पास में 50 कमरों का होटल था। 2016 के अंदर वो 5 लाख का प्रॉफिट बनाते थे। 2019 आते आते वो 1.5 लाख का लॉस कर रहे थे उसी सेम प्रॉपर्टी से। ये सब चल रहा था और अचानक ही आता है कोविड। पूरी होटल इंडस्ट्री रुक सी जाती है, लोग ट्रेवल नहीं कर रहे होते। ओयो का बिजनेस मॉडल जो कि ऑलरेडी लॉस के अंदर चल रहा था, बहुत ज्यादा पार्टनर से पहले से ही प्रेशर चल रहा था, कोविड तो इनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी। और सबसे बड़ी बात थी सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने रितेश जी को एक तरह से अडॉप्ट कर रखा था, उनका एक बड़ा आईपीओ फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया था यूएस के अंदर, बी वर्क के नाम से। तो कहीं ना कहीं जो पीछे से इन्वेस्टर थे वो भी कतरा रहे थे, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी प्रॉब्लम में था, और ऊपर से पार्टनर्स का अलग से प्रेशर था। और यही टाइम था जिस टाइम पे ओयो ने अपने बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने शुरू करे।
देखो, इन्होंने ना जो होटल पार्टनर्स थे उनको टैबलेट दे रखा था। टैबलेट के अंदर ही सारे अपडेट्स आते थे, सारी मॉनिटरिंग वहीं होती थी। इन्होंने पूरे एसओपीस बना रखे थे, बट एक्चुअली उस एसओपी का पालन कौन कर रहा है, क्या वो ढंग से अप्लाई हो पा रहे हैं, इसको कंट्रोल करना एज अ लार्ज स्केल बहुत ही मुश्किल काम था। अगर आपके पास में 18,000 होटल्स है और आपने एसओपी बना रखे हैं, और वो जो एसओपी यूज करने वाला है वो मालिक नहीं है, वो एक एम्प्लॉय है, वो टैबलेट का यूज सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसके अंदर सिर्फ एंट्री कर पाए, देखो कस्टमर आ गया है, कस्टमर चला गया है, इसने इतने रुपए दिए थे, ये हुआ वो हुआ। तो जो आपका एसओपी बनाने का यूज केस था ना, वो चलता नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सभी एग्रीगेटर मॉडल में है, चाहे आप ओला उबर की बात कर लो, चाहे जोमेटो स्विगी की बात कर लो, या फिर ओयो की बात कर लो। जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए अपने खुद के ओन होटल्स शुरू कर दिए। यहां पर भी एसेट लाइट ही मॉडल रखा गया, जहां पर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी ली, उनको कहा चलो हम पार्टनरशिप में करते हैं, बट ऑपरेट पूरा पूरा हम करेंगे। यहां पे आपके होटल की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम आइदर आपको रेंट दे देंगे, फिक्स रेंट, महीने का लो, कोई टेंशन नहीं, हम चलाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे, या फिर हम आपको जो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका शेयर दे देंगे। ऐसा करने से इनका सर्विस एक्सपीरियंस बेटर हो गया, कंट्रोल हो गया, कस्टमर रिव्यूज बढ़ते चले गए, इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती चली गई। इसी के बीच में हमने एक चीज और देखी, रितेश जी ने कंपनी को बचाने के लिए या फिर कंपनी में अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए अपनी इक्विटी को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मार्केट से लोन लिया, अपने शेयर्स को प्लेज करके, और अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। जहां पहले उनके पास में 10% से नीचे थे, धीरे धीरे करके उन्होंने 32% तक अपनी होल्डिंग ले गए। जहां पे न्यू एज स्टार्टअप्स के अंदर फाउंडर्स के पास में 2% 3% होता है कंपनी का, ये 30% अबव अपनी कंपनी का रख के बैठे हैं। और कहीं ना कहीं यही टाइम था जहां पर कंपनी को एक्चुअली समझ में आया हमको आगे क्या करना है, और यहीं से कंपनी का प्रॉफिट की तरफ डायरेक्शन शुरू होता है। कंपनी अपना नाम चेंज करती है, ओयो से अपने आप को प्रिज्म बना देती है। एक नई ऐप निकाली जाती है चेक इन के नाम से, जहां पर आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी के होटल्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि एग्रीगेटर मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे एग्जांपल मान के चलो ओयो है, अब ओयो के ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग होटल्स मिल रहे हैं, आप किसी से भी बुकिंग करते हो तो 20-30% ओयो को उसके ऊपर मिलेगा। बट ओयो के पास में खुद की भी प्रॉपर्टीज है, जहां पर अच्छी रेटिंग है, तो ओयो का एल्गोरिदम कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टीज को बेटर पोजीशन करेगा। ओयो को प्रैक्टिकली पता है कहां पर ज्यादा बुकिंग्स आती है, कहां पर किस टाइप की सर्विसेज ज्यादा बेटर चलती है। तो कहीं ना कहीं ओयो जो नॉर्मल होटल्स थे उसका बिजनेस खाता हुआ दिखाई देगा। यही सेम चीज जोमेटो स्विगी के साथ भी लगता था कि भाई कल को जोमेटो स्विगी के पास में पूरा डेटा है, बिरयानी सबसे ज्यादा कहाँ बिक रही है, पिज्जा कहाँ पे बिक रहा है, कौन सी चीज कहाँ पे बिक रही है। कल को वो अपने खुद के क्लाउड किचन बना के जितने भी आसपास के होटल्स है उसको खत्म ना करते, बट कहीं ना कहीं बैकलैश के चक्कर में ये चीज रुकती हुई दिखाई दी। तो ओयो ने उससे बचने के लिए एक अलग ही ऐप बना दी चेक इन, जहां पे इनकी प्रीमियम कैटेगरी की अपने को प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। और प्रीमियम कैटेगरी का मतलब 50,000 रुपए दिन का रेंट नहीं है, अभी भी ये सब मास प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ही आ रहे हैं। अब यही सेम स्ट्रैटेजी इन्होंने ग्लोबली भी करनी शुरू कर दिया है। रिसेंटली G6 हॉस्पिटैलिटी के मोटल 6 स्टूडियो 6 को इन्होंने एक्वायर किया है तकरीबन $525 मिलियन के अंदर। कंपनी जो लॉस कर रही थी, लॉस का एक नाम बन गई थी, कंपनी 2024 के अंदर पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी है, और अभी वो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा का एबिटा रिपोर्ट करने वाले हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने आईपीओ के लिए भी फाइल कर दिया है, इनके बोर्ड ने 6650 करोड़ का आईपीओ अप्रूव कर दिया है। 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन होने वाली है कंपनी की, जो 2019 के अंदर 10 बिलियन डॉलर की कंपनी थी, जो कि लॉस कर रही थी, जो कि बहुत कंप्लेंट्स के आसपास फंसी हुई थी, जो आज एक पॉजिटिव कंपनी हो चुकी है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उनके फाउंडर का नाम होने लग गया है, पिछले 12 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद भी कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन से नीचे आ रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर को बस चेपी लगाई जा रही है पिछले कुछ टाइम से आईपीओ के अंदर। ओयो कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है। और भाई कमेंट के अंदर कोई नहीं बोलेगा कि भाई घंटे के हिसाब से रूम देके इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया है, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी है। बहुत सारी चीजें इसके अलावा और भी करी गई है। तो आज की केस स्टडी से क्या क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज, अगर आपके बिजनेस के अंदर इंसेंटिव मॉडल सही नहीं है, अगर आप सामने वाले को सही से
पैसा नहीं देते जो कि आपका स्टेक होल्डर है, तो आपकी कंपनी में सर्विस लूप फंस जाएगा, जिसकी वजह से आप बिजनेस ढंग से रन नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आपकी बिजनेस में ट्रस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तीसरी चीज, इंटरनेट में सबने एसओपीस तो सीख ली है, एसओपी बनाओ, इसका एसओपी ये होता है, बट एक्चुअली क्या वो एसओपी रियल लाइफ में अप्लाई भी हो रहा है? हमने एक सीआरएम तो ले लिया है, पर क्या एक्चुअली उस सीआरएम को हमारी टीम यूज भी करती है? क्या खाली सीआरएम लीड को मॉनिटर करने के लिए रह गया है, या फिर वहां से हम समझते हैं कि कस्टमर कब ड्रॉप हो रहा है, क्यों ड्रॉप हो रहा है, उसका रीजन क्या है? चौथी सबसे बड़ी लर्निंग है कि अगर आप सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागोगे, अगर एडवर्स सिचुएशन आई तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। पांचवी और सबसे आखिरी लर्निंग है, अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम्स बनाओ और शोर मत मचाओ। मेक श्योर करो जो सिस्टम्स बनाए हैं उस सिस्टम्स को ढंग से यूज किया जाए, ताकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से स्केल कर पाए। तो चलिए, इसके साथ में हमारी आज की केस स्टडी खत्म होती है। मैं अपने दोस्तों को फोन मिलाता हूँ जो ओयो में काम करते थे, उनसे पूछता हूँ भाई अभी कहाँ पे है, पर अगर ओयो में काम कर रहे हैं तो उनको कहूंगा भाई केस स्टडी आ रही है, शेयर कर देना टीम के अंदर, आप भी कर देना। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।